हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 में हुए सीजी सेट एग्ज़ाम के बारे में। उसमें भी पर्टिकुलरली कॉमर्स सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस प्रकार क्वेश्चन आए थे, उसकी डिफ़िकल्टीज़ लेवल क्या थी और हम लोग क्या अप्रोच अपना सकते हैं इसको सॉल्व करने में। जनरली हम लोग देखें तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हमारे पास फ़िज़िकल फ़ॉर्म में होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है सिलेबस कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, हमको क्या-क्या पढ़ना है और दूसरे नंबर पर आते हैं रिसोर्सेज़। उसी सिलेबस के आधार पर हमारे पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए और तीसरे नंबर पर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि हम एनालाइज़ कर सकें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कैसे क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि 2019 में जो सीजी सेट हुआ था, उसमें कॉमर्स पेपर में कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा मानदंड आरबीआई द्वारा एनपीए को निर्धारित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के क्रय के लिए गए ऋण पर ब्याज 60 दिनों के लिए बाकी रहेगा। दूसरा है, ऋण पर ब्याज 90 दिनों के लिए बाकी रहेगा। तीसरा है, दीर्घकालीन कृषि फसल के लिए गए ऋण पर ब्याज एक फसल कालावधि के लिए अदत्त रहेगा। चौथा ऑप्शन है, अल्पकालीन कृषि फसल के लिए गए ऋण पर ब्याज 2 फसल कालावधि के लिए अदत्त रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनपीए क्या है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ये संपत्तियां वो संपत्तियां होती है, जैसे एक बैंक है, बैंक से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था ऋण ले रहा है और अगर वह उस ऋण को या उसके प्रिंसिपल अमाउंट को 90 दिनों तक पे नहीं कर पाता है, तो ऐसी संपत्तियां गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या एनपीए कहलाती है। तो देखिए, इसमें पहला है कि व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के क्रय के लिए गए ऋण पर ब्याज 60 दिनों के लिए बाकी रहेगा, जबकि क्या है 90 दिनों के लिए बाकी रहना चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो उत्तर ए है, ये यही जो आरबीआई द्वारा एनपीए के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे, उसमें नहीं आता है। तो हमारा क्वेश्चन वन का आंसर होगा ए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है, लागत अंकेक्षण में निम्न के 3 पदक्रम होते हैं। अ कॉस्ट ऑडिट कंप्राइजेस फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कौन-कौन से 3 स्टेप्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग? तो इसका उत्तर आएगा सी, पुनरावलोकन करना, सत्यापन करना, प्रतिवेदन देना। रिव्यू, वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। ये। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अंग्रेजी और भारतीय विधि के अंतर्गत संसूचना का नियम के बीच में क्या भिन्नता है? निवेदक की पदवी में, स्वीकारकर्ता की पदवी में, निवेदक और स्वीकारकर्ता दोनों के पदवी में, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर क्या है? संसूचना का नियम के बीच भिन्नता है। क्या भिन्नता है? तो इसका उत्तर आएगा बी, स्वीकारकर्ता के पदवी में। चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विवरण में निहित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन? पहला है वर्क कंडीशन, कार्य दशाएं। दूसरा है कर्तव्य। तीसरा है कार्य अनुभव। चौथा है जोखिम। तो हमारा उत्तर होगा सी, कार्य अनुभव को कार्य विवरण में शामिल नहीं किया जाता। फिर आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन में। चयन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का प्रकार निर्दिष्ट कार्य पर व्यवहारिक क्षमता को मापता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट measures
प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑन ए स्पेसिफिक जॉब ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है सी, कार्य प्रति कार्य प्रतिदर्श परीक्षण। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी फर्म के स्कंध आवर्त अनुपात, डेटर्स आवर्त अनुपात और नकदी आवर्त अनुपात के मध्य निकटतम विस्तार का मूल्यांकन किया जा सकता है। पहला स्पेयरमैन का रैंक सहसंबंध गुणांक, दूसरा है यूले का सहयोजन गुणांक, तीसरा है केंडाल का सुसंगत गुणांक, सुसंगति गुणांक, और चौथा है पियर्सन का सरल सहसंबंध गुणांक। तो इसका उत्तर आएगा सी, जो केंडाल का सुसंगति गुणांक है, जिस उसके माध्यम से इनका मूल्यांकन किया जाता है, विस्तार का मूल्यांकन किया जाता है। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रतिभूतियों को उच्च ब्याज दरों के साथ दीर्घावधि ऋण से समर्थित किया जाता है। दूसरा है, प्रतिभूतियों को निम्न ब्याज दरों के साथ अल्पावधि से समर्थित किया जाता है। तीसरा है, प्राप्य लेखों के द्वारा प्रतिभूतियों को समर्थित किया जाता है। चौथा है, अनुबंधों के प्राप्त स्वामित्व पारिश्रमिक भुगतान द्वारा प्रतिभूतियों को समर्थित किया जाता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको पता करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा डी, कि चारों सही है। जो चारों कथन है वो सही है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक एकक खाली स्थान से प्राप्त कुल उपयोगिता में परिवर्तन दर्शाता है। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो marginal utility refers to change in the total utility obtained from the blank of an additional unit of commodity। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपभोग, कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभावी लक्ष्य बाजार में विपणनकर्ता का लक्ष्य केंद्रित रहता है। इन इफेक्टिव टारगेट मार्केट द मार्केटर्स शुड फोकस ऑन। कि जो प्रभावी लक्ष्य बाजार है उसमें जो मार्केटर्स होते हैं उनका प्रमुख जो ध्यान रहता है वो किस पर केंद्रित रहता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, बाजार लक्ष्य पर, बाजार स्थिति पर, बाजार खंडीकरण पर। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 10वां प्रश्न देखते हैं। करदाता जिसे केवल वेतन एवं ब्याज से आय हो, ऐसे करदाता के लिए ई रिटर्न हेतु निर्धारित फॉर्म ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। तो इसका उत्तर आएगा हमारा ITR 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी फर्म के विघटन की दशा में यदि किसी साझेदार की पूंजी खाते का विकलन पक्ष का योग समाकलन पक्ष से ज्यादा होता है तो इसका समाधान है। In case of dissolution of partnership firm, debit side total of the partner's capital account is more than the credit side of the treatment। तो क्या है, वह साझेदार बकाया शेष नगद रूप में लेकर आता है, उसका खाता शेष के साथ बंद कर दिया जाता है, अन्य साझेदार उसे नगद में शेष राशि चुकाते हैं। चौथा है, फर्म शेष राशि उस साझेदार को चुकाती है। इसमें बोल क्या रहा है कि कोई फर्म यदि बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, विघटित हो रहा है, तो इस दशा में साझेदार के पूंजी खाता जो उसका कैपिटल अकाउंट है का जो डेबिट साइड है का योग क्रेडिट साइड से ज्यादा हो, तो क्या करेगा, जो साझेदार है वह बकाया शेष नगद के रूप में लेकर आता है।
12वां प्रश्न है, निम्न में से हॉलिस्टिक विपणन आयामों के निष्पादन विपणन के लिए मुख्य संघटकों की पहचान कीजिए। इसमें कौन-कौन से संगठक हैं, उसकी पहचान करना है। पहला है ग्राहक, दूसरा है ब्रांड एवं ग्राहक साम्य, तीसरा है कर्मचारी, चौथा है नीति शास्त्र, पांचवा है पर्यावरण, छठवां है बिक्री राजस्व, सातवां है वित्तीय समुदाय। तो इसमें से कौन-कौन से संगठक हैं जो हॉलिस्टिक विपणन आयामों के अंतर्गत आएंगे? तो इसका उत्तर आएगा ब्रांड एवं ग्राहक साम्य, नीति शास्त्र, पर्यावरण और बिक्री राजस्व। तो ये सब कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। हम लोग आते हैं 13वें प्रश्न में। सूची 1 के मदों को सूची 2 की मदों के साथ सुमेलित कीजिए व कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है हमारा माल स्वयं उत्पादित करे या क्रय करे, इसमें है ATIA 18। दूसरा है व्यवसाय बंद करना या चालू रखना, डी में दिया है हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाना। तीसरा है संपत्तियों का नवीनीकरण या पुनर्स्थापन, इधर दिया है धारा 32। चौथा है आधारभूत संरचना के विकास हेतु स्थापित उपक्रम, इधर दिया है उत्पादन क्षमता एवं लागत। तो हम लोग चलिए आइए इसको मैच करते हैं। पहले का हमारा आ जाएगा, पहला हमारा क्या है, माल स्वयं उत्पादित करे या क्रय करे। तो इसका आ जाएगा हमारा चौथा, ये आ जाएगा हमारा चौथा उत्पादन क्षमता एवं लागत। दूसरा है हमारा व्यवसाय बंद करना तथा चालू रखना। तो इसका उत्तर आ जाएगा हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाना। पहले का डी, दूसरे का बी और तीसरा है हमारा संपत्तियों का नवीनीकरण या पुनर्स्थापन, ये आ जाएगा हमारा धारा 32 में सी। और चौथा है हमारा आधारभूत संरचना के विकास हेतु स्थापित उपक्रम, अब एक ही बच गया, वो है धारा IA। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बी, पहले का चौथा, फिर से दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 14 में। औसत लागत एवं सीमांत लागत वक्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो पहला बोल रहा है, पहला ऑप्शन है हमारा कि औसत लागत वक्र एवं सीमांत लागत वक्र दोनों यू आकार के होते हैं। सही नहीं है पूछ रहा है, और हाँ औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र दोनों यू आकार के ही होते हैं। दूसरा है जब औसत लागत गिरता है सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता है। देखो यही गलत है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निवेश बैंकों द्वारा निवेशकों को विक्रय किए गए माल पर की कीमत को कहते हैं। प्राइस एट विच स्टॉक्स आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स बाय द इन्वेस्टमेंट बैंक इज कॉल्ड। पहला है प्रसारण, दूसरा है सकल प्राप्तियां, तीसरा है निवल प्राप्तियां और चौथा है कर से पूर्व अर्जन करना। तो प्रसारण तो नहीं कहते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा बी, सकल प्राप्तियां। बी सकल प्राप्तियां। 16 प्रश्न है हमारा कि विभिन्न राष्ट्र और संस्कृति पारिस्थितिक जिम्मेदारियों की संकल्पना के लिए विभिन्न अवधारणाएं ली हैं। इसके फलस्वरूप है, पहला है विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र को उत्पादन का स्थानांतरण, दूसरा है
हरित उत्पाद के लिए उपयोग पर प्रतिरोध। तीसरा है अभिवृद्धित सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारियां। चौथा हमारा उत्पादन सुविधाओं का कामबंदी। उत्पादन सुविधाओं का कामबंदी। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा सी, उत्पादित सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारियां। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। गॉर्डन के लाभांश प्रतिरूप मॉडल के अनुसार किसी फर्म को अवनत फर्म कहा जाएगा यदि के बड़ा हो आर से, के छोटा हो आर से, के बराबर हो आर के, और डी के बराबर हो आर बटा 1/r के। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा यदि के बड़ा हो आर से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में संगम ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये है पहला धारा 2 उपधारा 55, दूसरा धारा 2 उपधारा 56, तीसरा धारा 2 उपधारा 57 और चौथा धारा 2 उपधारा 58। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, धारा 2 उपधारा 56। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से कौन सी तकनीक मूल्य स्तर परिवर्तन मूल्यांकन की तकनीक नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टेक्निक ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग? चालू लागत लेखांकन तकनीक पहला, दूसरा है चालू क्रय शक्ति लेखांकन तकनीक, तीसरा चालू मूल्य गिरावट लेखांकन तकनीक, चौथा है प्रतिस्थापन लागत लेखांकन तकनीक। तो इसका उत्तर आएगा हमारा सी, चालू मूल्य गिरावट लेखांकन तकनीक। क्वेश्चन नंबर 20 है। गैर प्रशुल्क बाधाओं के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो कौन कौन से प्रकार है? पहला है सरकारी वसूली, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल, तीसरा है तकनीकी बाधाएं, चौथा है विशिष्ट प्रशुल्क और पांचवा परिवहन कर। तो देखते हैं कौन कौन सी बाधाएं हैं। हम्म, तो पहला जाएगा सरकारी वसूली ए, दूसरा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल और तीसरा आ जाएगा तकनीकी बाधाएं। जो तीन है यही गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं। तो ये कहा 1 2 3, ये ऑप्शन डी में। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला इष्टतम पूंजी संरचना, इधर दिया सूची ब में डुरेंट। दूसरा इष्टतम लाभांश भुगतान अनुपात, ये दिया है मार्कोविट्ज। तीसरा इष्टतम निवेश सूची, ये दी है इसमें वॉल्टर। और चौथा है इष्टतम नगद स्तर, ये है बॉमन। तो पहला का हमारा आ जाएगा, पहला ही जो इष्टतम पूंजी संरचना है वो डुरेंट का है, ये ठीक है। दूसरे का आ जाएगा हमारा इष्टतम लाभांश भुगतान अनुपात, ये वॉल्टर है, वॉल्टर से सुमेलित है। तीसरा है हमारा इष्टतम निवेश सूची, जो इष्टतम निवेश सूची है वो मार्कोविट्स का, ठीक है। सी का क्या आ जाएगा दूसरा, और डी का आ जाएगा हमारा चौथा, बॉमल, इष्टतम नगद स्तर बॉमल का। तो ये है हमारे सभी ऑप्शन बी में, हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसे भी सुमेलित करना है। पियर्सन का वैषम्यता का प्रथम माप, दूसरा दिया पियर्सन का वैषम्यता का दूसरा माप, पाइले का वैषम्यता गुणांक, और चौथा है हमारा केली केली का वैषम्यता गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन
सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि किसी यदि किसी उत्पाद का लाभ मात्रा अनुपात 40% है तथा सीमांत लागत रुपए 30 है, तो उसका विक्रय मूल्य होगा। तो देखो, if PV ratio is 40% and marginal cost of a product is रुपीज 30, the selling price of the product। तो इसमें हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है किसी उत्पाद का। तो देखो, इसका फार्मूला ये है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, सीमांत लागत 30 रुपए है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस पीवी रेशियो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 30 रुपए ऊपर आ जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस पीवी रेशियो हमारा कितना है, 40%। तो 40% मतलब 0.40। तो 1 माइनस 0.40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, और 0.60। ठीक, और ऊपर आ जाएगा हमारा रुपीज 30। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा उसको डिवाइड कर लो, 30 डिवाइडेड बाई 0.60। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा सी, जो क्या है 50 रुपए। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न नीतियों को जारी करने का प्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहला हमारा ये है कि साख नीति एवं मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। राजकोषीय नीति वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है। विदेश व्यापार नीति ये हमारा करता है वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार। ये उपयुक्त सभी चारों में से कौन सा सही है। देखिए, हम लोग पढ़े हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमको याद है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, आरबीआई ही जारी करता है मॉनेटरी पॉलिसी। जिसमें हम लोग पढ़े कि गुणात्मक और मात्रात्मक जो तरीके होते हैं साख नियंत्रण के, आप पढ़े होंगे, जैसे कि नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये सब वही मौद्रिक नीति के हिस्से हैं। अब हम लोग देखते हैं 25वां प्रश्न। किसी देश का एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्राप्ति और भुगतान खाली स्थान का एक वार्षिक रिकॉर्ड है। ठीक है, किसी देश का बोल रहे हैं एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसिप्ट, ठीक है ना, और भुगतान पेमेंट, इंटरनेशनल रिसिप्ट और पेमेंट। जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तीय भुगतान हम लोग करते हैं, उसका लेखा जो वार्षिक रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, तो आज हम लोग जो 25 प्रश्न है शुरू के सेट ए, ठीक है, 2019 जो सीजी सेट हुआ था कॉमर्स पेपर का, सेट ए के बारे में डिस्कस किया हम लोग। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको सीजी सेट कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए क्लासेस चाहिए, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रोबेबल है, मोस्ट चांसेस है 60 से 70% कि वो उस टॉपिक से प्रश्न आएंगे ही, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, और जो बचा हुआ जो प्रश्न है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कि अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कोई प्रश्न मैं सॉल्व कर रहा हूँ या किसी प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँ, अगर ऐसा आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर इस वीडियो के नीचे 10 कमेंट आएगा मिनिमम और 20 से 30 लाइक आएंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारियों के लिए धन्यवाद।